गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज का जो टॉपिक हमारा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए इस चैप्टर का जो टॉपिक आज हमारा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या इसी का दूसरा नाम भी होता है हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोले या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलो या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दोनों एक ही बात है। देखिए इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा कुछ चीजें हमको जाननी जरूरी है। देखिए अगर मैं बात करूं आपका पीरियोडिक टेबल की, तो पीरियोडिक टेबल को आप जानते हो कि 18 ग्रुप और 7 पीरियड में डिवाइड किया गया। किसी पीरियोडिक टेबल जो हमारा है पीरियोडिक टेबल वो 18 ग्रुप और 7 पीरियड में डिवाइडेड है, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर मैं बात करूँ 7 पीरियड तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 पीरियड हो गए। इस तरीके से 18 ग्रुप, ऐसे 18 ग्रुप है। सबसे लास्ट वाला जो हमारा ग्रुप है 18 ग्रुप है, ठीक है। ये फर्स्ट ग्रुप है, यहाँ पे है। इस तरीके से बीच में और सारे आपको बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इस चीज को आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट हो उसे बोलते हैं एल्कली मेटल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ग्रुप का जो आपका एलिमेंट है उसका एक पर्टिकुलर नाम है एल्कली मेटल, और सेकंड ग्रुप को एल्कलाइन अर्थ मेटल। और बाकी जो आपके 13 से 18 तक जो ग्रुप है उसे क्या बोलते हैं आप पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। यहां से आपको एक देखने की आवश्यकता है कि यहां से 2 वाला तो आपका एल्कलाइन हो गया, लेकिन थर्ड वाले से और थर्ड से लेकर के 12 तक करके ये जो ग्रुप के एलिमेंट है, ठीक है, थर्ड ग्रुप से और 12 ग्रुप तक, इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। बीच में आता है। और जो यह ब्लॉक के एलिमेंट है वो पीरियोडिक टेबल से बाहर है, ठीक है। ये चीजें आप लोग जानते हो अच्छे तरीके से। तो अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, सबसे बड़ी बात है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है एक कौन से एलिमेंट बनाते हैं, किन एलिमेंट की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने की। तो अगर मैं बात करूं ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, क्या बात करूं, ट्रांजिशन एलिमेंट। जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट, एक मोटा मैं मान लेता हूं डी ब्लॉक के एलिमेंट, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है यानी जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट में डिफरेंस होता है। डिफरेंस इतना होता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ना, इनका ऐसे डी ब्लॉक के एलिमेंट, दोज डी ब्लॉक एलिमेंट व्हिच कंटेन वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज, कैसे, ऐसे आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D21 D29 S0 1 2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके इनका जो देखो ए डी ब्लॉक, ऐसे डी ब्लॉक के एलिमेंट जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है D129 एंड S012, कुछ भी मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी 2 भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप इस चीज को देख सकते हो कि जिन डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता हो, D10 ना हो, D ना तो D10 हो, ठीक है, और ना D0। अगर D0 या D10 हुए, ठीक है, तो ये आपके भले ही डी ब्लॉक के एलिमेंट हो सकते हैं लेकिन वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाने के लिए क्या होना चाहिए कि जो उसका डी ऑर्बिटल हो, ठीक है, वो डी ऑर्बिटल क्या हो, ना तो कंप्लीटली वैकेंट हो ना कंप्लीटली फिल्ड हो, ठीक है। यानी 1 से लेकर 9 तक अगर किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय आपने देखा कि जो उसका वैलेंस ऑर्बिटल है यानी जो डी ऑर्बिटल है वह क्या है, कंप्लीटली फिल नहीं है, ठीक है, ना कंप्लीटली वैकेंट। यानी अगर किसी सपोज जन्म मान लो जिंक का, तो अगर जिंक का करोगे तो आर्गन, ठीक है, हीलियम या आर्गन, और फिर यहाँ पे क्या आएगा आपका D10 और 4s2। आप इस चीज को देख सकते हो कि यहाँ पे जो D वाला है आपका ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली क्या है, D10 है, कंप्लीटली फिल्ड है। तो यह इट इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट,
ये ट्रांजिशन एलिमेंट आपका नहीं होगा, ठीक है। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी ये सब के सब क्या है, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट तो है, उसमें नो कॉस्ट, बिल्कुल डी ब्लॉक के एलिमेंट है, क्योंकि इनका जो वैलेंस जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है कहाँ पे जा रहा है, डी ऑर्बिटल में जा रहा है, इसलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होंगे, क्योंकि इनके ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए मैं पहले बता चुका कि अगर ट्रांजिशन एलिमेंट अगर इनको होना है तो क्या होना पड़ेगा इनको, कि यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल है ना उसका इलेक्ट्रॉन वो किस तरीके से फिल होना चाहिए, 1 से लेकर 9 तक, D10 वाला नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप आसानी से देख सकते हो, आप जज कर पाओगे कौन सा एलिमेंट क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है कौन नहीं है, ठीक है। और इसी तरीके मैं बात करूं तो अगर मैं इस ग्राफ, छोटा सा ग्राफ बना दूं, देखो ये हमारा टॉपिक है नहीं, ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बस एक हल्का सा चीजें बता रहा हूँ, ये हमारा टॉपिक नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ट्रांजिशन एलिमेंट हम अलग से एक चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, तो वहाँ पे उस चीज के बारे में बात करेंगे कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट अभी मैं क्या इसको चीज को बताऊं, अभी मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, वहां पर हम अलग से चैप्टर में पढ़ लेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं। लेकिन मैं सिंपली तरीके से यहाँ पे जल्दी फास्टली मैं इस चीज को बताऊं तो ऐसे में आप कह सकता हूं कि जो देखिए एक है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट, और यह है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट। यानी कहने का मतलब होता है जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं सबके सब क्या होते हैं, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं सबके सब डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, लेकिन सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक का एक हिस्सा है ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएंगे, केवल वही डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएंगे जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से हो कि 1 से 9 तक उनके ऑर्बिटल में क्या हो, वैलेंस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हो 1 से 9 तक के, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन बनाता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो प्रॉपर्टी होती है, द फॉर्मेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। यानी कहने का ये मतलब है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, वो कौन मेनली बनाता है, मेनली आपके बनाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ये ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने की, ठीक है। यही मोस्टली एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट ही क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ऐसी बात नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट है जो बना सकते हैं, जैसे आपको या ब्लॉक के एलिमेंट भी आपके एक्टिनाइट हो गए या लेंथेनाइट सीरीज के, दोनों ही सीरीज के एलिमेंट ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन अगर मैं इस बात की बात करूं कि पी ब्लॉक के एलिमेंट नहीं बनाते हैं, हाँ, इक्का दुक्का है, ऐसी बात नहीं है, उसमें भी बेरियम है और बेरियम भी बनाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे बस वही एक पी ब्लॉक में वही बेरियम वाला जो एलिमेंट है, बेरियम एलिमेंट वही बनाता है। अगर मैं बात करूं खास करके कि आपका जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है, एस ब्लॉक के एलिमेंट सारे नहीं बनाते, एक जैसे मैग्नीशियम, हाँ, मैग्नीशियम बनाता है, मैग्नीशियम है एस ब्लॉक का एलिमेंट, लेकिन ये फिर भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। तो एक दो बस एक ऐसे देखो, मैग्नीशियम की मैं बात करूं तो मैग्नीशियम कहाँ पे पाया जाता है, आप जानते हो, आप बात करोगे क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। और मैग्नीशियम किस फॉर्म में रहता है, तो जो क्लोरोफिल है ना, एक क्लोरोफिल क्या है, एक क्लोरोफिल एक प्रकार का एक टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है, क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर मैं बात करूं हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन में आपका आयरन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, आयरन, ठीक है। और ये जो हीमोग्लोबिन है ना, एक टाइप का क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसी तरीके से मैं बात करूं अगर आपका विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे भी देखो आयरन हो गया, ये हो गए आपके, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें मैं उस चीज को बताऊंगा। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 क्या है, एक टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, तो ये जो कंपाउंड होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बहुत ज्यादा मतलब काफी मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट में और मिनरल्स में, आप देख सकते हो, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहाँ मिलते हैं, आपके प्लांट और मिनरल्स में।
ये काफी मात्रा में पाए जा सकते हैं, काफी क्वांटिटी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को यहाँ पे समझ गए होंगे कि यहाँ पे मैं जो चीज की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे मेनली हमारा फोकस किस चीज पे रहेगा कि किस टाइप के कंपाउंड मतलब कौन से एलिमेंट बनाते हैं, उसके आगे फिर और भी सारी चर्चाएं होंगी, ठीक है। तो अभी तो स्टार्टिंग है, तो एक रफली आइडिया में ये चीज हो गया कि कौन बनाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कौन नहीं बनाता है, तो ये सारी रफली चीजें हो गई। अब देखिए अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमको पढ़ना है, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में वैसे जनरली क्या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जानते हो मेनली क्या कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो आप अगर बात करोगे आयनिक कंपाउंड की, तो आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। अगर आप बात करोगे कोवैलेंट कंपाउंड, तो कोवैलेंट कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। आयनिक कंपाउंड में आप बात करोगे आयनिक कंपाउंड, तो आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। अगर आप बात करोगे कोवैलेंट कंपाउंड, तो कोवैलेंट कंपाउंड में आपके कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसी तरीके से आप बात करोगे अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कैसा बॉन्ड पाया जाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाए जाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसी का दूसरा नाम है डेटिव बॉन्ड। तो डेटिव बॉन्ड बोले कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलो, अगर मतलब बात करूं मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो मैं चैप्टर अभी पढ़ने वाले हैं, तो बस एक चीज तो मैंने बता दिया कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किस टाइप के एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है, तो आपको जवाब मिल ही चुका है। अगर मैं दूसरी बात करूं कि किस टाइप के बॉन्ड पाए जाते हैं, तो इस आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कैसे बॉन्ड पाए जाते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उसी का एक और नाम है डेटिव बॉन्ड, ठीक है। अब वैसे तो आप बॉन्ड थ्योरी जब हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहा था तो हम बताए थे, ठीक है, क्या बताया था कि जो बॉन्ड होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं। एक आपका आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को मैं एक बार फिर से एक बार थोड़ा सा क्या करता हूँ, ये तो हम पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में, लेकिन थोड़ा सा क्या करते हैं चीजों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, वह एक स्पेशल टाइप का क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है। अगर मैं बात करूं डेटिव बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड, अगर मैं या फिर इसी को आप क्या बोलते हो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, अगर मैं इस चीज की बात करूं तो ये क्या होता है, किस टाइप का बॉन्ड होता है, तो इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, बट शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर come from only one atom, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जैसे हम जानते हैं कि जब आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो उसमें क्या होता है कि कोवैलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जब कहीं पे क्या होता है कि 2 एटम आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं तो उसे कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए क्या होना चाहिए कि जो दोनों एटम है, ठीक है, वो दोनों एटम अपना एक कम से एक इलेक्ट्रॉन का क्या करें, शेयरिंग करें, तभी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे मान लो ए है कोई और आपका कोई बी है, ठीक है, 2 एटम है, अब ये क्या बना रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए क्या होना चाहिए कि यह अपना एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करे और ये वाला भी अपना एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करे, ठीक है। तो ए और बी के बीच में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच में आएगा, यानी जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन हुआ कितने हुए, 2 हो गए। अब यहाँ पे इस तरीके से क्या होता है, जब शेयरिंग हो जाता है तो उनके बीच में क्या बन जाता है, आपका कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। एक कम से ए भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, ए भी एक इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं डेटिव बॉन्ड का, तो डेटिव बॉन्ड में यही डिफरेंस हो जाता है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इनके बीच में शेयरिंग इलेक्ट्रॉन तो 2 ही होते हैं, ठीक है। ए और बी के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर तो 2 ही होते हैं, लेकिन जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो क्या होता है कि केवल और केवल एक ही एटम से आता है, मतलब
ये जो है आपका, अगर मैं इस तरीके से बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो इनके बीच में 2 ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, लेकिन दिक्कत इस बात का है कि यहाँ पे जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन आया है, क्या ए ने नहीं दिया, ए ने कोई भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं किया है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में ए ने कोई आपका पार्टिसिपेट नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं शेयर किया है। जो भी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो बी के हैं, ठीक है, बी के हैं। तो यानी इसमें क्या होता है कि केवल एक पार्टनर क्या होता है, एक पार्टनर इलेक्ट्रॉन को देता है, ठीक है, बाकी दूसरा नहीं देता है तो कोवैलेंट बॉन्ड ही, क्योंकि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन से बना है। लेकिन दिक्कत इस बात का है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आया है ये दोनों के नहीं है, बल्कि एक ही के हैं। क्या है, एक ही एटम के हैं। तो ये चीजें ये भी हमने पढ़ दिया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस टाइप के बॉन्ड पाए जाते हैं। अब ज्यादा चीजों को नहीं लेंगे, तो हम टॉपिक पे सीधे आते हैं। टॉपिक हमारा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो अगर इस चीज की मैं बात करूं थोड़ा सा, अभी तो बहुत सारे आने वाले हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें आने वाली है, लेकिन मैं बात करूं सबसे पहले आपका एडिशनल कंपाउंड। एडिशनल, हमको जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि कुछ चीजें जो होती है, जहां से स्टार्टिंग होती है वहीं से हमको चीजों को पकड़ना पड़ेगा। तो एडिशनल कंपाउंड की मैं बात कर रहा हूं। एडिशनल कंपाउंड आर मॉलिक्यूलर कंपाउंड। एडिशनल कंपाउंड आर मॉलिक्यूलर कंपाउंड। तो अगर मैं बात करूं एडिशनल कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड की, तो क्या होता है, अगर देखिए इसको ऐसे आप इस चीज को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि टू मेक सॉल्यूशन ऑफ 2 आर मोर देन 2 सिंपल सॉल्ट। क्या करना है हमको, सॉल्यूशन बनाना है। किनका, दो या दो से ज्यादा सिंपल साल्ट का हमको सॉल्यूशन बनाना है। और क्या करना है, एंड अलाउ टू क्रिस्टलाइज देन कंपाउंड ऑब्टेन आर कॉल्ड एडिशनल कंपाउंड। एडिशनल कंपाउंड आर मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होता है, जब आप क्या करते हो, 2 या 2 से ज्यादा सिंपल साल्ट को क्या करते हो, आपस में मिक्स करते हो और उसका एक सोल्यूशन बनाते हो। जैसे सपोज दैट आप कोई दो, आपके पास 2 या 2 से ज्यादा आप साल्ट ले सकते हो, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा साल्ट क्या किया आपने, दोनों साल्टों का या 2 से ज्यादा साल्ट को आपने वाटर में डिजॉल्व करके क्या बना लिया, सोल्यूशन बना लिया, या किसी और सॉल्वेंट में डिजॉल्व करके आपने सोल्यूशन बना लिया। उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, बीकर है, ठीक है। इस बीकर में मान लो कि हमने पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट, और फिर एक साल्ट हो गया, सिंपल साल्ट है ना। सिंपल साल्ट का मतलब ऐसा साल्ट जो एसिड बेस के रिएक्शन से बनता है, उसे क्या बोलते हैं, सिंपल साल्ट। और यहाँ पे फिर आपने क्या ले लिया, एल्युमिनियम सल्फेट ले लिया, ठीक है। ये दोनों साल्ट ले लिया और उसमें क्या किया, वाटर पहले ऑलरेडी था, तो वाटर में आपने डिजॉल्व करके क्या बना लिया, इन दोनों साल्ट का एक सोल्यूशन बना दिया। अब जब सोल्यूशन बन गया तो क्या आपको क्रिस्टलाइज करना है। क्रिस्टलाइज कैसे होगा कि हम इस चीज को क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा हीट करेंगे। तो थोड़ा सा हीट करने से क्या होगा कि जो अच्छी तरीके से जो दोनों साल्ट है अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे और सोल्यूशन आपका अच्छी तरीके से बन जाएगा। और जब सोल्यूशन बन जाएगा आपको थोड़ा सा आप पहले इसको हीट करो, ठीक है। जब हीट करोगे तो ये सारी चीजें आपस में अच्छी से मिक्स हो जाएंगी। जब मिक्स हो जाएगा फिर क्या करो, आप इसको ठंडा कर दो, फिर क्या कर दो, कूल कर दो, कूलिंग कर दो। तो कूलिंग करने पे क्या होगा कि आप जानते हो जब कहीं पे ठंडा किया जाता है तो जो मतलब पार्टिकल्स होते हैं नजदीक आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम कूलिंग करने पे क्या होगा, पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट उसके साथ में कुछ वाटर भी ऐड हो जाएगा और हमको क्या मिलेगा, कुछ क्रिस्टल्स मिलेंगे, कुछ सॉलिड क्रिस्टल मिलेंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको, इसे मान लो कि हमने क्या किया, कैसे क्या मिलेगा, पोटेशियम सल्फेट हमने लिया था, एल्युमिनियम सल्फेट लिया था, ठीक है, एल्युमिनियम
सल्फेट। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे जो वाटर में डिजोल्व किया था, तो वाटर को जब इसको ठंडा करोगे पूरे सोल्यूशन को, तो क्या होगा, वाटर जो इसमें था 24H2O क्या होगा, इसमें ये भी क्या हो जाएगा, इसमें इस तीनों क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, क्योंकि ठंडा करने पे चीजें क्या होती है, पास पास आती है। तो यहाँ पे आपको एक क्रिस्टल मिलेगा, क्या मिलेगा, पोटास एलम K2SO4 into Al2SO4 का होल थ्राइस into 24H2O। इसका एक नाम होता है पोटास एलम, ठीक है, जिसे हम फिटकरी के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो कंपाउंड हमको मिला है, इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे एडिशनल कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 2 या 2 से साल्ट को आपको लेना है और उसका एक सोल्यूशन बनाना है, और उसका सोल्यूशन बनाने के बाद उनको क्रिस्टलाइज करना है। तो क्रिस्टलाइज करने पे जो आपके कंपाउंड मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके एडिशनल कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। तो और भी देखो, एक पोटास एलम हो गया। अगर मैं दूसरी बात करूं तो और भी आपके टाइप हुए, और भी अदर आपके एडिशनल कंपाउंड के एग्जांपल है। जैसे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एल्युमिनियम जगह क्रोमियम आप ले लो ना, तो ऐसे कंपाउंड ऐसे यहाँ पे क्रोमियम आ जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज को आप ऐसे भी, ये पोटास एलम है, फिटकरी जिसके नाम से जानते हैं, और यहाँ पे K2SO4 इंटू एल्युमिनियम की जगह पे आपका ले लो क्रोमियम ले लो, तो ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। इसका क्या नाम है, तो क्रोमियम है तो क्रोम एलम, क्या है इसका नाम, क्रोम एलम। ये भी क्या है, टाइप का एडिशनल कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। और भी लेना चाहते तो ले सकते हो, जैसे आप ऐसे भी ले सकते हो कि अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, ठीक है, फेरस सल्फेट इंटू 6H2O, ठीक है। इसका क्या नाम है, मोहर साल, क्या नाम है इसका, एक पर्टिकुलर नाम है मोहर साल, ठीक है। तो ये भी क्या है, टाइप का आपका एडिशनल कंपाउंड है। कार्बोनिलाइट भी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने क्या बताया कि यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, करना ये है आपको कि आपको 2 या 2 से साल्ट लेना है, उनके सोल्यूशन बनाने हैं, और सोल्यूशन बना करके क्या करना है, उनको क्रिस्टलाइज करना है। तो जो भी कंपाउंड मिलने वाले आपको हैं वो क्या कहलाएंगे, एडिशनल कंपाउंड, ठीक है। तो ये एडिशनल कंपाउंड हो गए। इसी तरीके से आप एक और इसी, अगर मैं बात करूं कि आप पोटेशियम साइनाइड, फेरस साइनाइड, ठीक है, फेरस साइनाइड, इनको दोनों को आप क्रिस्टलाइज कर दोगे तो फिर एक और एक कंपाउंड बनता है, इस टाइप का कंपाउंड बनता है। तो ये भी क्या हो गया, आपका एडिशनल कंपाउंड हो गया, ठीक है। ये क्योंकि ये भी साल्ट है, ये भी साल्ट है, तो 2 साल्ट को हमने क्या किया, क्रिस्टलाइज कर दिया। तो जो भी कंपाउंड मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे, एडिशनल कंपाउंड। इसके आगे की कहानी थोड़ा सा हम देखते हैं, आप नोट कर लो इसे, 1 मिनट का समय आपके पास। हो गया, आगे चले। चलो, तो हमने पढ़ लिया एडिशनल कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अगर मैं बात करूं एडिशनल कंपाउंड की, तो एडिशनल कंपाउंड जो होते हैं आपके, एडिशनल कंपाउंड ये 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन के, एक टाइप आपका होता है डबल साल्ट, क्या होता है, डबल साल्ट, और दूसरा क्या होता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या दूसरी के इसी का नाम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। डबल साल्ट, या अगर मैं बात करूं एक फर्स्ट वाला पढ़ता हूं, डबल साल्ट। तो डबल साल्ट क्या होते हैं, डबल साल्ट क्या होता है, ऐसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड या ऐसे एडिशनल कंपाउंड जो क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देते हैं ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, यानी कि उनको
डबल साल्ट को आप वाटर में डिजॉल्व करोगे तो ये क्या होंगे कि उनकी जो आइडेंटिटी होती है, ठीक है, वह क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, और वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो इस चीज को मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, दी मॉलिक्यूलर कंपाउंड which loss their identity on dissolving in water, ठीक है, and break down into its constituent ions। और क्या होते हैं अपने ऐसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड या एडिशनल कंपाउंड जो क्या होते हैं कि अगर वाटर में डिजॉल्व करोगे तो क्या हो जाते हैं, उनकी आइडेंटिटी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, और वह अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, यानी जो एडिशनल कंपाउंड था जिन जिन आयनों से मिलकर के बना था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब ये होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस मतलब ऐसे आयंस जो किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, मैं उस कंपाउंड के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस कहलाएंगे। तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में यानी जिससे जिन आयन से मिलकर एक कंपाउंड बना था एडिशनल डबल साल्ट जो बना था, वो क्या हो जाएंगे, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज है कि डबल साल्ट दो मॉलिक्यूलर कंपाउंड ऐसे भी हो सकते हैं which are stable, those molecular compound which are stable in solid state। सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं कि स्टेबल होते हैं, ठीक है। अगर सॉलिड है, अगर डबल साल्ट क्या है आपके सॉलिड है, सॉलिड स्टेट में है, मतलब उनका फिजिकल स्टेट कैसा है, सॉलिड है, तो उनमें क्या होगा, उनकी जो आइडेंटिटी होगी, ठीक है, वो बरकरार रहेगी, यानी उनकी आइडेंटिटी खराब मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होने वाली है, ठीक है, और वो जैसे है वैसे ही बने रहेंगे। लेकिन जैसे ही उनको आप एक्वा सोल्यूशन उसका बनाओगे, यानी वाटर में डिसॉल्व करोगे, वैसे ही क्या हो जाएंगे, इनकी आइडेंटिटी लॉस हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब सॉलिड स्टेटमेंट की आइडेंटिटी वैसे रहने वाली है, जिन चीजों से वो मिलके बने हैं वैसे ही बने रहेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उनको क्या बनाओगे, उनको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, वह ब्रेक डाउन हो जाएगा, उनकी आइडेंटिटी लॉस हो जाएगी। तो यह मैं पे थोड़ा सा क्या बोल रहा था, दो मॉलिक्यूलर कंपाउंड व्हिच आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट बट लूज देयर आइडेंटिटी ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, ठीक है, एंड ब्रेक डाउन इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है ना कि पोटेशियम सल्फेट, यही मैं फिटकरी वाला एग्जांपल लेता हूं, पोटेशियम सल्फेट इनटू एल्युमिनियम सल्फेट 24H2। अगर आप इसे वाटर में डिसॉल्व करते हो ना, इस कंपाउंड को, एक क्या देखो, एक कंपाउंड मुझे नहीं पता कि डबल साल्ट है कि मॉलिक्यूलर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, तो मैं क्या करता हूँ, उस चीज को वाटर में थोड़ा सा डिसॉल्व करके देख लेता हूँ। तो अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो ये जो होंगे, देखो इन किन आयन से मिलकर बना था, ये देखो पोटेशियम सल्फेट, यानी पोटेशियम आयन से सल्फेट आयन से, ऐसे यहाँ पे एल्युमिनियम आयन भी था इसमें, ठीक है, और सल्फेट आयन था। तो इसमें कौन किन आयन से मिलकर बने थे, तो पोटेशियम आयन, एल्युमिनियम आयन और सल्फेट आयन, ठीक है। और वाटर तो आपका ही है, ठीक है, वाटर की बात छोड़ दो। तो अगर आप इस चीज को थोड़ा सा क्या करोगे, वाटर में डिसॉल्व करोगे तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो जिन आयन से मिलकर के बना था वह उन आयन में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब वाटर की बात छोड़ दो अभी, क्योंकि वाटर तो वाटर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपने ये देखा कि ये पहले जब ये सॉलिड था, ठीक है, तो ऐसे के ऐसे बना था, ठीक है, इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं आया था। लेकिन जैसे ही वाटर में आपने डिसॉल्व किया तो क्या हो गए, जिन आयन से मिलकर के बना था वो सब क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। और अगर आप इस चीज का टेस्ट करना चाहते हो कि ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में टूटा कि नहीं टूटा, तो आप जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, ठीक है, अगर पोटेशियम आयन का आप टेस्ट करोगे तो आपको पोटेशियम आयन भी मिलेंगे, एल्युमिनियम आयन का टेस्ट करोगे तो एल्युमिनियम आयन भी मिलेंगे, वो भी टेस्ट देगा, यानी पोटेशियम आयन का भी टेस्ट देगा, एल्युमिनियम आयन का भी टेस्ट देगा और सल्फेट आयन का भी टेस्ट देगा। इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा, क्यों, क्योंकि यह अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में क्या हो चुका है, ब्रेक डाउन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को आपने देखा कि ऐसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो क्या होते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड जिनकी आइडेंटिटी लॉस हो जाती है, ठीक है, वाटर में डिसॉल्व करने पर,
ठीक है, और उनका टेस्ट करोगे तो इनके वही जो नॉर्मल टेस्ट होता है कंस्टिट्यूएंट आयंस के सारे के सारे देंगे। अगर मैं ठीक है, तो इसी तरीके से जितने भी मैंने अभी बताया हूँ कि आपके चाहे ये वाले हो गए हो, ठीक है, अमोनियम सल्फेट वाला हो गया हो, यानी अमोनियम सल्फेट फेरस सल्फेट into 6H2, ये भी आपके डबल साल्ट हो गए, ठीक है। आई जो क्रोम एलम था वो भी क्या था, डबल साल्ट था, कार्बोनिलाइट भी डबल साल्ट होगा, डबल साल्ट होगा। तो आगे चलता हूँ, दूसरा वाला देखता हूँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसे बोलते हैं। तो इस चीज को अगर आप थोड़ा सा देखोगे, अब मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर मैं इस चीज को डिफाइन करूंगा तो दो, यहाँ पे मैं इस चीज कहूंगा कि दो एडिशनल कंपाउंड which are stable in solid state as well as in aqueous solution, and do not break down completely, into its constituent ions are called complex compound। तो ऐसे एडिशनल कंपाउंड जो क्या होते हैं सॉलिड स्टेट में स्टेबल तो होते ही हैं, ठीक है, अगर उनका एक्वस सोल्यूशन बनाओगे यानी वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो जो कंपाउंड होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, कंप्लीटली क्या होते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि उनकी जो आइडेंटिटी होगी, ठीक है, वो आइडेंटिटी लॉस नहीं होगी, जैसे मान लो कि मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो कि यही हो गया आपका पोटेशियम, ये वाला कंपाउंड K4 या FeCl6, ठीक है, पोटेशियम हेक्सासाइनाइड फेरेट, ठीक है। अगर आप इस चीज को देखोगे, अगर वाटर में इस चीज को डिसॉल्व करोगे, अब मुझे नहीं पता, ये तो पता है मुझे कि ये एडिशनल कंपाउंड है, लेकिन मुझे नहीं पता ये आपका डबल साल्ट है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो इसके लिए क्या करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे। वाटर में आप डिसॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि इस तरीके से ब्रेक डाउन हो जाता है, क्या हो जाता है, इस तरीके से ब्रेक डाउन हो जाता है।